अगर मैं बात करूँ रांची या झारखंड उतना कैपेबल नहीं है हेल्थ सेक्टर में ट्रीटमेंट के लिए कि पेशेंट को बाहर जाने की आवश्यकता। बहुत बार पेशेंट आते हैं ओपीडी में डॉक्टर से बात करते हैं तो एक डॉक्टर्स को अपने सामने वाले पेशेंट से क्या उम्मीद क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशन। जो एम्बुलेंस पेशेंट लेके आते हैं बड़े बड़े अस्पताल में तो वो काफ़ी ज़्यादा कमीशन लेते हैं, मतलब एक अच्छे अमाउंट पे कमीशन वो ले रहे हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के वीडियो देख के उस डॉक्टर के पास जाना और उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना कितना सही है? मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, 30-30 हज़ार रुपए तक कमीशन। जवाहर नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आप तक 07। आज हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर अनुज कुमार सर। और सर एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। और सर अगर हम बात करें रांची में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर ना हो, जिधर जाओ सर आपको मिल ही जाएंगे। और सर से आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खास करके हम देख रहे हैं अभी के टाइम में मेडिकल लाइन में काफ़ी हर चीज़ हमेशा मेडिकल के अनुसार नहीं हो पा रहा है। गलत प्रैक्टिस, गलत इंफॉर्मेशन, वो किसी भी आप चले जाओ, वो मैं अगर बात करूँ डॉक्टर्स की हो या एम्बुलेंस ड्राइवर की हो या फिर हॉस्पिटल के अंदर हो हॉस्पिटल के बाहर हो, और इन सब पे बात करने के लिए सर आज हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे, अगर कोई आम आदमी हो, अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहा है हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम उसको जाने से पहले डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में किन किन बातों को उसको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर तक पहुंचने से पहले आप सारी बातों का ध्यान नहीं रख सकते हैं। ओके। आप उससे पहले क्या ध्यान रखेंगे? ये रखेंगे कि आप 2 लोगों से पूछ लेंगे कि ये इनका इलाज कैसा रहा। कैसा रहा? आजकल वो गूगल रिव्यूज़ का ज़माना है, आप वो गूगल रिव्यू चेक कर लेंगे। आप वो जैसे आप अमेज़न पे भी कुछ खरीदते हैं तो आप देखते हैं 1000 लोगों के रिव्यू, आप चेक करते हैं रिव्यू रेटिंग। मैक्सिमम आप वही कर सकते हैं। पर हेल्थ के साथ क्या है कि जब तक कि आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, ओके, वहां पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो जरूरी है। तो पहला सबसे जरूरी ये है कि डॉक्टर आपकी बात सुने। ओके, आप अपनी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है, वो आप परेशानी डॉक्टर को अच्छे से बता पाए। डॉक्टर आपके सिम्टम के आधार पर आपको क्या तकलीफ है वो उनको बताना चाहिए। अगर डॉक्टर किसी, सपोज कीजिए कोई मरीज मेरे पास आता है और मैं एक सिटी स्कैन लिखता हूँ, या सपोज कीजिए मैं कोई एक स्कैन लिखता हूँ, तो मुझे उनको ये बताना चाहिए कि ये स्कैन मैं क्यों लिख रहा हूँ और उस स्कैन से मरीज को क्या फायदा होने वाला है। ओके। सपोज कीजिए कि कोई आता है मेरे पास कि मेरे को एक जो है मेरा जॉ टूट गया है, मेरे पास ये एक फलाना एक्सरे है, ठीक है। मैंने एक्सरे देखा, सपोज कीजिए वो पीए व्यू है, मुझे लगा कि ये इसमें बहुत क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो मैंने उनको एक ओपीजी लिखा। तो मुझे उनको ये बताना चाहिए कि देखिए आपके पास ये है, इसमें ये चीज नहीं दिख रहा है, हम इसमें एक ओपीजी करा रहे हैं या एक सिटी स्कैन करा रहे हैं। सिटी स्कैन कराएंगे तो आपको 3D पिक्चर मिलेगा, उससे हम अपना ट्रीटमेंट प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे। तो वो मुझे वो बताना चाहिए। जब मैं दवाई लिखता हूं तो वो दवाई, कौन सी दवाई किस चीज के लिए है, वो भी मुझे उनको बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी मरीज मेरे पास आता है तो वो डॉक्टर के लिए भी एक मौका है कि वो आप सही इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करें, ठीक है। अगर उनके मन में कुछ सवाल है और मैं उनके जवाब नहीं दे रहा हूं तो उनके मन में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो उस मिस इन्फॉर्मेशन को लेके ही वापस जा रहे हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचा। बड़ी एक सामान्य जानकारी है, कोई मरीज मेरे पास आया और बोला कि सर मेरे एक दांत में बहुत दर्द है, इसको आप निकाल दीजिए। मैंने बोला कि ठीक है भाई, निकाल देता हूँ। उन्होंने कहा सर दांत निकालने से आंख पे कुछ असर पड़ता है क्या? ये बहुत सामान्य भ्रांति है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनको इस बात को लेके एजुकेट कर पाऊं कि देखिए नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये क्यों, कहाँ से ये बात उठी, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या प्रमाण है कि कोई असर नहीं पड़ता है, मैं सब उनको बता पाऊं, तो वो व्यक्ति जाके 10 लोगों को एजुकेट करेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही फिर हम यही ब्लेम करते रह जाएंगे कि जो मरीज है, अरे हमारे पास जो मरीज आते हैं वो तो बहुत ही बेवकूफ है। वो तो बेवकूफ रहेंगे ही ना, आपने तो उनको कभी सही इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। तो अगर कोई भी मरीज आपके पास आ रहा है तो मरीज को आपको उतना एजुकेट कर देना चाहिए कि वो मरीज अपने घर में 5 लोगों को एजुकेट कर पाए।
आया, मैंने उससे कुछ पूछा नहीं, मैंने 4 दवाइयां लिखी और उसे भेज दिया। उसके मन में जितने सवाल थे वो उतने ही सवाल लेकर वापस लौट गया। उस बीमारी को लेकर उसकी जितनी भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां लेकर वो लौट गया और वही सबको बोलता रहेगा। तो मेरा काम है कि कोई मरीज मेरे पास आ रहा है, अगर वो कुछ पैसे देकर मुझसे मिल रहा है, अगर अच्छा ये बात नहीं है कि सरकारी अस्पताल में तो पैसे नहीं दे रहा है, सरकारी अस्पताल में तो सरकार पैसा दे रही है, सरकारी अस्पताल में तो हर एक हम लोग हर एक लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मरीज आपके पास आ रहा है, आप चाहे सरकारी में हो या चाहे प्राइवेट में हो, पैसा तो हर जगह, पैसा आपको सब जगह दे रहा है, कहीं आप दे रहे हैं, कहीं आपके बदले में सरकार दे रही है, ठीक है। पैसा ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं है कि मुफ्त में हो रहा है, ठीक है, समवन इज पेइंग, ठीक है। तो उसको लेकर जो है आपको इतना करना चाहिए कि मरीज जब आपके यहाँ से लौटे तो उस बीमारी के बारे में सही जानकारी उसे पता हो, और वो 4 और से लोगों को वो बता सके। कल को उससे कोई पूछे कि आपको भी पेट की बीमारी थी, इसमें क्या होता है, तो वो बता सके कि नहीं इसमें अच्छा। उसको किसी ने पूछा कि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था क्या, वो बोलेगा कि हाँ अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, उससे ये चीजें पता चलता है, ठीक है। तो वो तभी हो पाएगा जब डॉक्टर उनको एजुकेट करेंगे। ये हो गया पहला चीज। अगर डॉक्टर करने में वो असमर्थ है तो आपको डॉक्टर बदल लेना चाहिए। ओके, बड़ी साफ सी बात है। मेरे पास मरीज आया और हो सकता है वो किसी बात से मेरे से संतुष्ट ना हो, वो अलग चीज है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी अगर मैं उनको नहीं पास ऑन कर रहा हूँ उनकी बीमारी से रिलेटेड, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझमें जो है वो इनकॉम्पिटेंस है, ठीक है। जो मैं दवाई लिख रहा हूँ मुझे वो पता होनी चाहिए कि वो दवाई में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। मरीज को भी पता होनी चाहिए कि उसको 10 दवाई है, आप तो उसको बताइएगा ना कि ये दवाई उसको कैसे हेल्प कर रही है, वो उस दवाई का पैसा दे रहा है, राइट। तो उसे पता होनी चाहिए कि ये दवाई मेरी बीपी का, ये दवाई मेरी शुगर का है। अगर मैं 2 दवाई बीपी की ले रहा हूँ तो मैं 2 दवाई क्यों ले रहा हूँ बीपी की। अगर साथ में डॉक्टर ने एक पेंटॉप लिखा है, कोई भी एक गैस की दवाई लिखी तो क्यों लिखी है, ठीक है। कोई अगर मैंने कुछ सप्लीमेंट लिखा है तो वो क्यों लिखा है, वो सारा मुझे बताना चाहिए। अगर डॉक्टर उसमें सक्षम नहीं, सपोज कि डॉक्टर की भीड़ ज्यादा है, तो डॉक्टर के जो स्टाफ है उनको आप बता दीजिए कि भाई आपका टेस्ट ये पर्पज से लिखा है, ये दवाई इस चीज के लिए है, और अगर उनके मन में कोई सवाल है तो डॉक्टर उनसे सुन ले, ठीक है। तो ये डॉक्टर अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका डॉक्टर जो है वो ठीक नहीं है। सर जैसे आपने बताया, मैं बहुत बार लोगों का ये रहता है कि कोई भी अगर लोग जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का डिग्री को लेकर हमेशा सवाल उठता है। तो क्या डॉक्टर्स का डिग्री डॉक्टर से दिखाने से पहले और डॉक्टर का एक्सपीरियंस चेक करना कितना सही है? देखिए, डिग्री को लेकर तो नियम बहुत ये हैं कि अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा है कि मेरे पास ये डिग्री है, तो वो डिग्री डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, नियमतः जो है वो डिग्री और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के जो वो सब है वो आपके क्लिनिक पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये तो बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमेशा बेटर है कि आप जो है आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तो आप चेक करते हैं, ठीक है, आप रिव्यू चेक करते हैं, तो आप कम से कम यहाँ पे डॉक्टर का वो एक ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आपको अगर संशय है तो आप हमेशा मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे या डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। और कायदे से डिग्री डिस्प्ले होनी चाहिए। कायदे से डॉक्टर की डिग्री जो है वो और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ये उनके क्लिनिक के बाहर डिस्प्ले होनी चाहिए। नहीं तो जो इसमें है अस्पताल में है, तो अस्पताल में आप जाते हैं, अस्पताल में देखिएगा वो एस्टैब्लिशमेंट में जो भी नॉर्म्स के डिग्री है वो लगा के रखते हैं। ओके, तो हमेशा बेटर है कि वो आप चेक कर लें। एक्सपीरियंस की जहां तक बात है तो देखिए एक्सपीरियंस बहुत वैलिड टर्म है। क्यों? क्योंकि आप कई बार ये भी देखिए कोई जो जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है वो हमारे एक शिक्षक थे, अभी भी हैं, AK सिंह सर, DAV शामली में, वो हमेशा कहते थे कि देखो एक्सपीरियंस जो है वो एक अलग चीज है, भैंस तो बूढ़ा हो जाता है उसे अकल नहीं आती है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना एक्सपीरियंस हो वो ठीक ही हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एक गलत चीज कर रहे हैं, वो गलत चीज करते 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 आप वही चीज करने लगते हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेश पास आउट है तो वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। ओके, तो जैसे आपने बोला कि जो डॉक्टर्स अगर अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर बता लेना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ जो मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो बोलते हैं कि सर
ठीक है, वो उनको लगता है कि मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ये डॉक्टर से मैं दिखा रहा हूँ, बट उनके मन में आता है कि मैं एक बार मैं बाहर किसी डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन मैं ले लूँ। बिल्कुल। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं हाँ ठीक है आप ले लो, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं गुस्सा होने लगते हैं कि क्या आपको मेरे ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं, अगर ऐसा है तो आप चले जाओ उनके पास ट्रीटमेंट दिखाने। तो क्या हर पेशेंट को सेकंड ओपिनियन लेना कितना ज़रूरी है? देखिए, सेकंड ओपिनियन, पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई मरीज़ मुझसे पूछता है कि सर मैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ, ओके, तो और अगर मैं गुस्सा हो जा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम मुझ में है, ओके, ठीक है? तो यू कैन नॉट रिफ्यूज़ अ सेकंड ट्रीटमेंट, सेकंड ओपिनियन। मुझे हमेशा बल्कि इनकरेज करना चाहिए कि आप अगर कहीं और से पूछना चाहते हैं, आपको कोई और संशय है, आप कहीं और चाहते हैं कि मैं और कुछ ओपिनियन लूँ, तो इसका स्वागत है। और हमेशा बेहतर है कि आपको अगर किसी भी तरह का संशय है इलाज को लेके, तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, और अगर डॉक्टर इस बात को रिफ्यूज़ करे तो डॉक्टर चेंज कर दीजिए। इसमें कोई ये नहीं है। अगर डॉक्टर सेकंड ओपिनियन के नाम पे वो भड़क रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ओपिनियन इज नॉट गुड। सर हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है, जब मैं लोगों से मैं बात करता हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं कि मुझे कोई भी टेस्ट कराना है या फिर मुझे दिखाना है तो मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं बोलता हूँ कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ। तो बहुत बार क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अरे नहीं मुझे वहाँ जाना है, वो तो ब्रांड है, वो ब्रांडेड हॉस्पिटल है या फिर बड़े डॉक्टर्स हैं। बहुत बार लगता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या ऐसा लोगों को देखना चाहिए कि हमेशा ब्रांड के प्रति जाना चाहिए, कि ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाना चाहिए, भले वहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं हो, अच्छे डॉक्टर्स का टीम ना हो, तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि ब्रांड देख के जाना चाहिए या डॉक्टर देख के जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर मतलब हेल्थ जो है वो बाकी अन्य से काफ़ी भिन्न है, ठीक ओके, है? आप आप कई बार तो आप जूते भी ब्रांडेड खरीदते हैं और वो भी जूता कई बार खराब हो जाता खराब हो जाता है। है, राइट? तो उस ब्रांड के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि सपोज कीजिए कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है या ओके, कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, तो वो जूता बनाने का ना एक प्रोसेस है, राइट? वो जूता जो है वो एक ही ढांचा में वो बनाता है, बना रहा उसका है वो। रॉ मटेरियल लेता है, हुँ, और इसीलिए आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, ओके, राइट? डॉक्टरों के साथ ऐसा नहीं है। ओके, एम्स के भी सारे डॉक्टर्स अच्छे निकलेंगे ये कह पाना मुश्किल है। बड़ा बड़ा मुश्किल है। इतना गुणवत्ता चेक करने के बाद भी आपको कुछ अच्छे ब्रांड के जूते जो है आपको 4 दिन में फट जाएंगे, फट जाए। ठीक है? ऐसा होता है, वो काफी रेगुलर होता है। कपड़ों में होता है, कई बार आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक ही ब्रांड का ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, और कई कई बार उसी ब्रांड का कपड़ा जो है आपको डिस्कलर हो जाएगा, जिसका ठीक है? तो आंख मूंद के तो ना आपको जूतों के ब्रांड पे भरोसा करना चाहिए, ना किसी अस्पताल के ब्रांड पे भरोसा करना ओके, चाहिए। ओके, उसको लेके अपने आंख नाक कान खुले रखें। हाँ, ये एक है कि जो कॉर्पोरेट अस्पताल से उनका एक सिस्टम प्रोसेस जो है थोड़ा रोबस्ट होता है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका वो सिस्टम, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज इतनी सारी लेबोरेटरी, ठीक है? कई बार ये लोगों के मन में सवाल रहता है कि आपसे भी लोग पूछते होंगे कि सर ये लैब टेस्ट करवाना है, कहाँ से करवा लें? कहाँ से करें? आप एग्ज़ैक्टली बोलोगे हमेशा। इससे, आप बोलोगे इससे करवा लें, तो वो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है इससे करवा लें। सर इससे करवा लें क्या? ये वाला तो बड़ा अच्छा है, ठीक है? तो उसमें कई बार मेरे साथ भी होता है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि सर टेस्ट कहाँ से करा लें? कहाँ से? तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी अच्छे लैब से करवा लीजिए। अब अच्छे लैब का कैटेगराइजेशन जो है हमारे यहाँ वो NABL वगैरह है, NABL हो ठीक गया। है? तो कायदे से अगर देखें, NABL अगर अपना काम बढ़िया से कर रहा है, वो बीच बीच में अपना गुणवत्ता चेक कर रहा है, तो NABL लेबोरेटरी से अगर कोई मरीज लेके आ रहा है मेरे पास, तो नॉर्मली मैं बिलीव करता हूँ कि वो लेबोरेटरी ठीक होगा, ठीक अच्छा है? ये भी है सर, आजकल मैं देखता हूँ लैब रांची में बहुत सारे लैब हैं, जहाँ पे रिपोर्टिंग होती है बट वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट नहीं है। अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे लैब है, तो बहुत मैं सारे हैं। हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप वहाँ रिपोर्ट कराओ जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट हो। डेफिनेटली, ठीक है? अब कई जगह तो वो आपको सुनने में ऑड लगेगा, लेकिन मरीजों को भी ये देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी हेल्थ सिस्टम की खामियां हैं, और हम शुतुरमुर्ग की तरह जो है अगर उन खामियों को नजरअंदाज करेंगे तो वो खामियां रह जाएंगी। रह जाएगी। एक बड़ा कॉमन टर्म यूज हम लोग करते हैं, जैसे कोई मैं डॉक्टर से पूछता हूँ ना सर ये वाला लैब, अरे यार ये तो सिंक टेस्ट करता है। जब मैंने पहली बार सुना, बोले सर सिंक टेस्ट क्या होता है? बोला सिंक टेस्ट नहीं पता है तुम्हें? बोला नहीं। तो वो आपका ब्लड लेता है और सिंक में डाल देता है, और जो मन आता है वो रिपोर्ट डाल देता है और वो आपको दे देता है। ओके,
ठीक है, ही टोल्ड कि ये सिंक टेस्ट है, तो आपको ऐसे लेबोरेटरी भी हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप कई बार आप होता है ना कि आप किसी लैब का लेके आए हैं, डॉक्टर उसको मानने से इनकार कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है ठीक कि है। आप हम क्यों उनको लगता है कि मैंने इस लैब का सुना नहीं है, उनको यही लगेगा कहीं ये सिंक टेस्ट तो नहीं है। नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप कुछ सिम्टम लेके आए, आपका लैब का रिपोर्ट उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे तो मैं उसको सपोज कि कोई आया शुगर की शिकायत लेके, वो सिम्टम बता रहा है जो मुझे लग रहा है कि शुगर बढ़ा हुआ है, बट उसका जो रिपोर्ट है वो एकदम नॉर्मल है, तो डॉक्टर तो बोलेगा ही ना कि आप जो है रिपीट करवा लीजिए, राइट। कई बार आपका रिपोर्ट देखेगा, डॉक्टर बोलेगा पता नहीं लैबोरेटरी ने ठीक से किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि आप चलिए किसी भी अच्छे लैबोरेटरी से करवा लीजिए, किसी भी जहाँ उनको पता हो, सपोज कि मुझे पता भी है कि ये अमूनन ये जो पर्टिकुलर लैब है बहुत अच्छा है, तो भी एज अ डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर लैब जो है वो मुझे एडवाइस नहीं करना चाहिए। मुझे आई शुड बी ओपन कि 3-4 लैब, 5 लाख, 10 लैब शहर में हो जहाँ पे बोलूँ कि इसमें से किसी भी लैब का रिपोर्ट अगर रहता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप एक तो कि ब्रांड पे बिल्कुल आप भरोसा मत कीजिए, वो अच्छा ही होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। आप अपना सिस्टम देख ले। दूसरा, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थोड़े कॉस्टली होते हैं। हाँ, वहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट रहता है कि सारे, कई बार छोटे अस्पतालों में आपको वो सारे हेल्थ टाई अप्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वो सब अगर है तो बेहतर है। और आप डॉक्टर से मिले, आप मतलब कोई एक ब्रांड आपका इलाज नहीं कर रहा है, इलाज जो है उसके अंदर जो डॉक्टर है वही इलाज कर रहा है। डॉक्टर से अगर आप संतुष्ट हैं तो वेल एंड गुड, आप संतुष्ट नहीं है तो कोई भी ब्रांड रहे, ठीक है। आप ब्रांड देखकर जो है मत चूज कीजिए कि अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। लेबोरेटरी के लिए भी कोई भी लैब है वो अच्छा है, लेकिन हमेशा देख लें, आप जो लेबोरेटरी घुसिएगा तो आप देख लीजिए कि पैथोलॉजिस्ट है नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो आपका स्ट्रक्चर देख के आप पूछ सकते हैं लैब में पैथोलॉजिस्ट कौन है, मैं वो कब रहेंगे। मैं कई बार क्या होता है वो बोलते हैं कि नहीं हम तो पैथोलॉजिस्ट हमारे यहाँ ज्यादा समय के लिए 3 ही घंटे के लिए आते हैं, तो आप बोल देंगे नहीं ठीक है हम उस टाइम आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा पैथोलॉजिस्ट है भी या नहीं है पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आप ऐसे जो है आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कि कोई एक मरीज है और वो एक दवाई ले रहा है। सपोज कि ये शुगर का मरीज है, वो एक लैब से टेस्ट करा के आया, मैंने कुछ डॉक्टर ने उसे कुछ एक दवाइयाँ दी और कहा कि आप जो है आप कुछ दिन के बाद वापस से ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछते कहाँ से करवा ले, मैं बोलता हूँ कि आपने जहाँ से पहले करवाया ना वहाँ से आप मत कराइए, वहां से आप मत कराइए, आप किसी और दूसरे अच्छे लैब से कराइए, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि कई बार वो क्या करते हैं ना, वो टेस्ट नहीं करते हैं, वो आपका पुराना डेटा देख के उस पे ऊपर नीचे करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करती हैं। आप बिल्कुल इससे ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करती, ये एग्जिस्ट करती हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है 2-3-4-5 अच्छे लैब को रखें। आप तो बहुत अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। बहुत सारे अच्छे, आपको अच्छी कंपनियां भी आ गई हैं शहर में। आपको कुछ जो ऐसी लेबोरेटरीज भी हैं जो कि बहुत दिनों से हैं, कुछ ऐसे लेबोरेटरी जो नए हैं बट आपको पता है कि अच्छे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके जो है आप उसको ये आप कर सकते हैं कि आप ये करें। एकदम जो है जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट नहीं है वहां पे बिल्कुल ना जाए। ओके सर, अभी देख रहे हैं ना बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या फिर हॉस्पिटल हैं, वो लोग क्या करें आजकल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर या फिर बड़े इन्फ्लुएंसर, उनको पैसा देके वो अपने क्लिनिक, अपना ऐड या अपने हॉस्पिटल का वो प्रचार करवा रहे हैं। तो क्या, और वो वीडियोस जो हो रहा है इन्फ्लुएंसर के साइट पे जा रहा है और लोग उसको देख के उस डॉक्टर के पास और उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो क्या ऐसा वीडियो देख के, ऐसे इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के उस डॉक्टर के पास जाना और उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना कितना सही है? देखिए, इसमें जो है डॉक्टरों से ज्यादा मुझे लगता है कि मरीज की गलती है। आप एक किसी भी अलाने फलाने धमकाने को देखकर अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होकर इलाज कराने जा रहे हैं तो ये सवाल आपकी बौद्धिक क्षमता पे है, ठीक है। वो इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप अगर इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखकर किसी से इलाज कराने पहुंच गए तो गड़बड़ी तो आप में है, तो यू डिजर्व टू बी लूटेड,
ठीक है। Okay, आप okay. क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन सेंस है ना, अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहा हूँ तो वो पैसा मैं कहाँ से निकालूंगा? जो पेशेंट मरीज आ रहा है उससे मैं निकालूंगा। हम्म, ठीक है। अगर किसी एक ब्रांड का प्रचार जो है वो शाहरुख खान कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग हैं। ताकि वो ज्यादा पैसे बनाए। शाहरुख खान को वो जेब से तो पैसा दे नहीं रहे हैं। नहीं। ठीक है। तो बड़ी जाहिर सी बात है, अगर आप मार्केटिंग में खर्च किया हुआ एक एक पैसे का बोझ पेशेंट्स पे पड़ता है। ओके। ठीक है। जो भी पैसा अस्पताल या डॉक्टर मार्केटिंग पे खर्च कर रहा है वो बोझ घुमा फिरा के पड़ना है मरीज पर। ओके। अब उसके लिए जैसे पड़े, चाहे दवाइयों के कॉस्ट पे पड़े, चाहे नेसेसरी टेस्टिंग पे पड़े, या चाहे तो हम बस वॉल्यूम अपना बढ़ाएं और हम उससे मेंटेन करें। तो इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मतलब ये निहायत ही बेवकूफ़ाना हरकत है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर को देख के किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं कि मेरा इलाज कर दो। ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, ये एथिकली भी गलत है। जो एनएमसी का गाइडलाइन है ये उसके भी अगेंस्ट है। ठीक है। कि आप इस तरह के पेड प्रमोशंस जो है वो आप नहीं करा सकते। ठीक है। उसको लेके देखिए, एनएमसी के कुछ कुछ गाइडलाइंस जो है वो थोड़े कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट भी हैं, कुछ कुछ को लेके थोड़ी रियायतें भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पेड प्रमोशन को लेकर जो है वो बहुत ही सही रुख है उनका। वो बिल्कुल जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिस है और उसके लिए एनएमसी जो है वो रिफ्रेन करता है कि डॉक्टरों को या अस्पतालों को वो नहीं कराना चाहिए। ओके सर, अभी देख रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर बात करें रांची में हम लोग हैं या झारखंड में है, बहुत बार मैं देखता हूँ जो रांची में जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर झारखंड के अलग अलग जगहों पे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके, अगर पेशेंट को किसी के पेट का इशू है चाहे छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके, वो पेशेंट को वो झारखंड से बाहर रेफर करते हैं। तो क्या अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ, रांची या झारखंड उतना कैपेबल नहीं है हेल्थ सेक्टर में ट्रीटमेंट के लिए कि पेशेंट को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, सारी इलाज की सुविधा तो हमारे यहाँ नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सारे, देखिए इलाज का ना दो पहलू है हेल्थ का। सरकार उसे दो तरीके से देखती है। सरकार उसे देखती है प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर। ओके। ऐसा नहीं है, दो पहलू हैं। एक पहलू है पब्लिक हेल्थ और दूसरा पहलू है क्वालिटी हेल्थ। ठीक है। आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको ये कहने में बुरा लगे, आपको ये सुनने में बुरा लगे, बट ये फैक्ट है कि आप पब्लिक हेल्थ पर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना जो है हमारे देश के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। हम लोग हेल्थ पे बहुत कम खर्च करते हैं। हमारी जनसंख्या जो है वो ह्यूज है। ठीक है। और उन सब को लेकर जो है हमारा हेल्थ बजट इतना नहीं है कि हम सारी टेक्नोलॉजी को पब्लिक हेल्थ में लगा सकें। तो सरकार को एक इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप प्राइवेट हेल्थ को, जिसको आप प्राइवेट हेल्थ बोल रहे हैं, उसमें आप क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सरकार जब तक उस पर ध्यान नहीं देगी, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि XYZ अस्पताल है, सरकार बस ये नहीं बोल सकती है कि XYZ तो प्राइवेट अस्पताल है, हम उस पर कैसे ध्यान दें। सरकार का पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि सरकार उस प्राइवेट अस्पताल को भी, अगर लगता है सरकार को कि इस प्राइवेट अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए कि भाई आप जो है आप रोबोटिक सर्जरी लाओ, आप जो है पेट स्कैन लेके आओ, हम आपको सहयोग करेंगे। ठीक है। तभी सरकार जो है वो तभी जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो उसको लगाएंगे। आप उनको कुछ टैक्स में रियायत दीजिए। ठीक है। आप जब तक वो नहीं करेंगे, एक प्राइवेट अस्पताल कैसे लेके आएगा कॉस्टली ट्रीटमेंट? उसके भी अपने लिमिटेशंस है। जब वो लेके आएगा तो कॉस्ट बहुत हाई रहेगा, फिर आप बोलिएगा कि यार एक हमारे का 10,000 रुपया ले रहा है। एक हमारे पास एक CBCT मशीन है, उसका CMC जो कॉस्ट है वो मोटा मोटी साल का 3 लाख रुपए है। ठीक है। मतलब कि अगर वो मशीन मैं कुछ ना करूं, वो उसको चाहिए ऑल टाइम एसी चाहिए। ठीक है। मैं कुछ ना करूं तो भी मेरे को उस मशीन में 50,000 रुपए का खर्चा है। राइट। तो प्राइवेट जो एडवांस, अच्छा, ये जो मशीन मैंने लाया था वो झारखंड का पहला सिटी स्कैन CBCT मशीन था, जिसमें सिर्फ दांतों का सिटी स्कैन होता है। वो उसका आप रिफाइनमेंट लेवल जो है वो 75 माइक्रोन पे वो रिफाइन करता है। तो इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मैंने कैसे लेके आया? मैं गया पहले कि भाई कोई स्कीम है क्या जहाँ पे
मैंने सुना था कि आप कुछ नया स्टार्टअप करते हैं तो लोन मिलता है। गवर्नमेंट और मैंने चेक किया, मैंने 50 जगह पता किया, उन्होंने किसी ने मुझे बोला कि मैंने बहुत मेहनत की उस पर कि भाई कुछ सब्सिडी है क्या, कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जब उसका प्राइस फिक्स करूंगा तो मैं तो यही देख के फिक्स करूंगा ना कि मेरा ये सीएमसी कॉस्ट है, ये मेरा फिक्स का खर्चा है, तो मैं अगर 4,000 रुपए से कम स्कैन रखता हूं तो मेरे को पैसा निकालने में ही 5 साल लग जाएगा। राइट, तो एज अ प्राइवेट एंटिटी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में वेंचर करूं जहां पे मेरे को रिटर्न जो है वो 5 साल में आए। ठीक है, तो फिर तो मैं वही सोचूंगा कि मैं क्यों सीबीसीटी लगाऊं, मैं जो है, और पहले वही होता था, पहले लोग सीबीसीटी के लिए जाते थे कोलकाता। ठीक है, तो एवरी टेक्नोलॉजी हैज अ कॉस्ट, और सरकार की पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स अलग है, पब्लिक प्लेयर्स अलग है। आपको ऐसे नहीं, आप हेल्थ को ऐसे नहीं रख सकते हो। पब्लिक हेल्थ एक जगह है जहां पे आप सब्सिडाइज्ड हेल्थ प्रोवाइड करते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि हमारे राज्य का इकोसिस्टम ऐसा हो कि कोई पेट की बीमारी के लिए हैदराबाद ना दौड़ना पड़े, ठीक है, छाती की बीमारी के लिए चेन्नई नहीं जाना, हमारे ही मंत्री जाते हैं, हमारे ही कई मंत्री जाते हैं। आप क्यों जाते हो हैदराबाद? आप वहां पे गवर्नमेंट में तो नहीं जा रहे हो ना, आप प्राइवेट में ही जा रहे हो। प्राइवेट में आपके पास भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं। आपने क्या कभी ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जहां पे आपके पास हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट के कैलिबर का एक यहाँ पे हो सके? हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो एम्स के पास, और हमारे पास बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो सरकार जब तक इस पे नहीं देखेगी कि हम यहाँ पे एक एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, इकोसिस्टम कैसे डेवलप करें, उसमें सरकार क्या मदद कर सकती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ ही अपोलो आई, आप देख रहे हैं अपोलो जो है वो जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे 10 साल आए हुए, तब से मैं सुन रहा हूँ कि अपोलो आने वाली है। ठीक है, तो हम तो हम अपोलो को क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ये उम्मीद है कि अपोलो लेके आएगी अपने साथ कुछ एक नया टेक्नोलॉजी लेके आएगी। राइट, मणिपाल है तो हमको लगता है कि नया टेक्नोलॉजी लेके आएगी। वेदांता है, एक्यूरिस्टा है, 50 अस्पताल है। ठीक है, 50 फोर्टिस है, कई ब्रांड्स हैं। तो आपको लगता है कि अस्पताल, जब इतने बड़े अस्पताल आएंगे तो हो सकता है कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आएगी। राइट, आप वो करने के बजाय आपके पास यहाँ भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। आप अगर इस डॉक्टर्स को ही प्रमोट करो, आप जो स्मार्ट सिटी में जो नॉर्म्स थे, वो नॉर्म्स ऐसे थे कोई छोटा अस्पताल फुलफिल ही नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है, आपको 500 बेड अस्पताल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपने तो आधे लोगों को ऐसे एक्सक्लूड कर दिया आपने। राइट, आप अगर एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहोगे, आप किसी यहाँ के लोकल पता, आप जो आईएमए से बात करो कि भाई कोई डॉक्टर है जो कि लगाना चाहता है। ठीक है, आप छोड़ दो, आप ब्रांड छोड़ दो, अपोलो, मेदांता, मणिपाल, वो छोड़ दो। आप बोलो कि भाई कोई डॉक्टर है जो कि लगाना चाहता है, आप हमारे साथ एक ऐसे एग्रीमेंट करो, हम आपको खर्च करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और इसके बदले आप जो है आप हमारे इन सब फ्लैगशिप योजनाओं को चलाओ। ठीक है, आप अगर एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स नहीं है पॉसिबल, तो आप एक कंसोर्टियम बना के आप आ जाओ, आप 5 डॉक्टरों की टीम बना के आ जाओ। आप हमारे पास, आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चलेगा हमको। आप 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं, आप एक ग्रुप बनाइए, आप लोग भी पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सरकार आपको मदद करेगी। ठीक है, आपको क्यों चाहिए कि आपको 1000 बेड चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए? आप फिर तो वो ब्रांड, फिर तो वही कहानी रिपीट हो गई। फिर वो आएंगे, वो एक अपने साथ वो एक बड़ा खर्च लेके आएंगे, और फिर आप बोलोगे कि बहुत खर्चीला है। ठीक है, तो आप जो है, आप लोकल, जैसे आप लोकल स्किल डेवलपमेंट वालों को प्रमोट करते हो, आप डॉक्टर्स को ही बोलो कि भाई आप कोई भी 5 लोग आ जाओ मेरे पास, एक टीम बना के, उसमें कम से कम 3 डॉक्टर्स होने चाहिए, आप लोग कम से कम इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको सरकार जो है वो जमीन देगी। राइट, कई डॉक्टर्स आते, बिल्कुल कई डॉक्टर्स आते, और तब आप एक ऐसा क्वालिटी सिस्टम आप डेवलप कर पाओगे जिसका कॉस्ट भी थोड़ा कम रहेगा वो, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर कोई अस्पताल आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करना चाहता है, तो झारखंड में उसको क्या मदद मिलेगी? या फॉर एग्जांपल झारखंड छोड़िए, किसी भी स्टेट में क्या मदद मिलती है? कोई मदद नहीं मिलती, कोई नहीं मिलता। आपको बस बैंक जो है वो थोड़ा आधा %, 1% थोड़ा कम इंटरेस्ट देता है। वो भी कहाँ देता है? वो भी तो मैंने जब मशीन लिया था 8.5-9% इंटरेस्ट था। ठीक है, तो सब्सिडी कुछ नहीं था। ठीक है, कोविड के टाइम पे सब्सिडी आई, वो भी बड़े अस्पतालों के लिए आई। तो जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है वो हमारे राज्य में नहीं है। ठीक है, और इसके बावजूद भी ये एक समस्या है कि कई बार लोगों का भरोसा भी नहीं है, उन्हें भी लगता है कि वो छोटी बीमारियों के लिए भी बाहर जाना प्रेफर करते हैं। तो दिस विल
टेक सम टाइम, ये माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, जहाँ पे लोग भी भरोसा कर पाएंगे कि नहीं इस चीज का इलाज जो है वो हमारे यहाँ हो जाएगा। कुछ वो भरोसे वाली बात है, मुझे लगता है वो बहुत हद तक जो है भरोसे वाली बात है। और थोड़ा गवर्नमेंट को जो है थोड़े अपने सिस्टम को कम स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, जिससे कि आप प्रमोट कर सके कि प्राइवेट प्लेयर्स भी कोई नया इनोवेटिव चीज लेके आए। ठीक है, अगर आज की डेट में हमारा अस्पताल, ये अस्पताल चाहता है कि हम कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आए, तो हम सरकार के पास जाए तो सरकार बोलेगी ठीक है, इसके लिए हम आपको ये सब्सिडी दे देते हैं, आपको हम ये नॉर्म्स दे देते हैं, उसके बदले जो है आप कम से कम 10% जो है आप आयुष्मान के अंदर कवर कर लो। तो उसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अगर रहे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल क्वालिटी हेल्थ केयर बहुत इंप्रूव करेगा। सर अभी देख रहे हैं खास करके, क्योंकि झारखंड में मोस्ट ऑफ जो सिटी में जो इतने भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो 60 से 70% अलग अलग दूर दराज गाँव से, अलग अलग छोटे शहरों से आते हैं। बहुत बार मैं देखता हूँ ना, जो एम्बुलेंस पेशेंट लेके आते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमीशन लेते हैं, मतलब एक अच्छे अमाउंट पे कमीशन वो ले रहे हैं। तो इसको लेके क्या गवर्नमेंट के कोई गाइडलाइंस है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपने तो खैर बहुत सवाल थोड़ा दब के पूछा, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ। 30-30 हज़ार रुपये तक कमीशन है। ओके। मतलब कि मरीज अस्पताल पहुंचा, वो एम्बुलेंस, मतलब सिचुएशन तो और भी खराब है। कई बार तो ड्राइवर्स जो है वो नेगोशिएट करते हैं अस्पतालों से कि सर ये फलाना अस्पताल जो है वो 25,000 रुपये दे रहा है, आप 30,000 रुपये दे पाइएगा क्या? ठीक है, दे देंगे, आ जाओ लेके पेशेंट। ठीक है, वो अस्पताल 30,000 रुपये कहाँ से देगा? उसी मरीज से निकालेगा। मतलब कि अस्पताल पहुंचा मरीज और मरीज का बिल हो गया 30,000 रुपये। 30,000। ठीक है, तो ये बहुत ही सैड रियलिटी है। और अच्छा, इस पे वो लोग क्या करते हैं, कई एम्बुलेंसों में वो जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। ओके। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है कि अस्पताल जो है वो एम्बुलेंस जो है वो अगर सदर अस्पताल से किसी मरीज को लेकर निकला है तो वो मरीज को नहीं पहुंचा, वो गवर्नमेंट सेटअप ही लेके जाएगा, वो रिम्स ही लेके जाएगा। ठीक है, उनका जीपीएस ट्रैकिंग होता है। अब तो अब कैसे करते हैं वो लोग, वो क्या करेंगे, वो टोल के पास बुला लेंगे। सपोज कीजिए हजारीबाग से निकला गाड़ी, उसने बोला कि देखो मैं रामगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ, कौन पहुंचेगा? तो भाई ठीक है, फलाना अस्पताल बोला कि ठीक है भाई, हम तुमको 30,000 रुपये देंगे, हमको दे दो मरीज। वो अस्पताल जो है वो पेशेंट को भेज देता है, वो मरीज वो एम्बुलेंस लेके नहीं आता है, ये वो टोल के पास बोलेगा कि हम टोल के पास रुके हुए हैं, आप आ जाइए, वहां पे आप लेके चले जाइए और लगा दीजिए, वहां पे आप पेशेंट एक्सचेंज कर लीजिए। वो एम्बुलेंस वाला क्या करेगा, वो एम्बुलेंस लेके पहुंच जाएगा रिम्स, उस रिम्स पे वो मरीज के नाम का 5 रुपए का पर्ची कटाएगा। ठीक है, उसके पास हो गया भाई, हम तो मरीज को रिम्स ड्रॉप कर दिए थे, सर देखिए पर्ची है मेरे पास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा उपाय है। क्या यही रीजन है कि इमरजेंसी में जब पेशेंट जाते हैं तो उनका बिल अचानक से बढ़ जाता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये तो मैंने कई बार लिखा भी है, अपने पोस्ट पे भी लिखा है कि मार्केटिंग के नाम पर ये एम्बुलेंस अस्पताल का गठजोड़ जो है वो पूरी तरह मरीजों को एकदम निचोड़ ले रहा है। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि मैंने 30,000 रुपये इसको दिया, किसी ने रेफर किया उसको पैसा दिया, वो सारा कुल मिला के जो है मरीज का बिल जो है वो आसमान छूने लगता है। पहले हम लोग हमेशा बोलते थे कि ठीक है, एम्बुलेंस वाले पे भरोसा करना, जहां पहुंचा दे तुरंत जल्दी पहुंचा चले जाना। लोग भी डर के मारे कि जहां, अच्छा अगर सपोज कि एम्बुलेंस वाला बोल रहा है अच्छा वहां अस्पताल जा रहे हैं, कल भी लेके गए थे, मर गया मरीज। अब आप सोच रहे हैं जो पेशेंट उसके मन में क्या बीतेगी, वही पूछता भैया कहाँ लेके चले, ऐसा इस अस्पताल लेके आइए, बहुत अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, तो अब तो कोई भी मरीज मुझसे पूछता है, मैं बोलता हूँ कि जहां एम्बुलेंस वाला बोले लेके जाना है उसको छोड़ के कहीं भी चले जाओ। और ऐसे ऐसे अस्पताल है जिनसे बहुत बेहतर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, आप वहां पे इलाज करा लीजिए। और कई ऐसे अस्पताल है जहाँ पे आप इलाज के नाम पर जो है वो आपने पेपर में पढ़ा होगा, बंधक बना लेते हैं। तो इस पर, और मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा अगर किसी को बात करने की जरूरत है तो डॉक्टर्स को इस पर बात करनी चाहिए। हम इस पर बात करने से हिचकते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथी डॉक्टर जो है वो नाराज हो जाएंगे, हॉस्पिटल नाराज, हमें लगता है अस्पताल नाराज हो जाएगा। और
मैं कभी भी, मैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी और इंडिविजुअली भी मैंने कई लोगों से बात किया है, और मुझे यकीन मानिए, मुझे आज तक किसी बंदे ने नहीं कहा है कि ये बात इस पे मत करो। सबने कहा है कि हम लोग परेशान हैं, चाहे वो अस्पताल हो या चाहे वो डॉक्टर। डॉक्टर्स हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। और एक बार मैंने शायद सुझाव भी दिया था, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं वापस से एक सुझाव देता हूँ कि सारे एम्बुलेंसेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, ठीक है। सरकारी जितने 108 वाले एम्बुलेंस है सब में होना चाहिए। और मरीजों को मेरा सुझाव रहेगा कि देखिए, जब आपके पास परेशानी आती है, जब कोई हेल्थ इमरजेंसी आता है ना, तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहते, कोई नहीं रहता। सडनली वो आती है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी जा रहा हूँ और हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई जो है मेरे को घर वालों को तब सूचना मिले, वो मुझे फटाफट कहीं लेके आए, उनको वो उसके लिए तैयार नहीं रहते नहीं। लेकिन आपको हमेशा उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। आप जहां भी रहते हैं, आप आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, आजकल पहले वाली बात भी नहीं है, कुछ एक एरिया को छोड़ दें तो आप वेल कनेक्टेड है रोड से। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, आप लोग एक बैठ के हमेशा ये तय कर लें कि कोई इमरजेंसी, आप अभी से ही स्टडी कर लें कि हमको कार्डियक का रांची में क्या क्या अच्छे सेंटर है, हार्ट का क्या सेंटर है, मुझे कैंसर की बीमारी हुई तो कौन कौन से अच्छे डॉक्टर है, पेट की बीमारी हुई तो कौन कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। आप बैठ के डिस्कस करते हो ना कि भाई एसी कौन सा अच्छा है, पंखा कौन सा अच्छा है, पैसा नहीं है तो शराब कौन सा अच्छा है, आप डिस्कस करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप, ये बिल्कुल एक तबका है जो कि पूरा डिपेंडेंट है रिम्स पर, ये मैं समझ सकता हूँ, जो पूरी तरह सरकारी व्यवस्था पर डिपेंडेंट है, जिसके पास कोई उपाय नहीं, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं, वो अगर ये बात करे तो समझ में आता है। बट अगर आपके पास 5,000 रुपए का भी स्मार्टफोन है तो आप इतना जरूर तय कर सकते हैं कि आप अपने डायरी में जरूर बना के रख सकते हैं कि शहर के क्या क्या 5 अच्छे अस्पताल हैं, शहर में क्या क्या 5 खराब अस्पताल हैं। अभी परसों ही हुआ, एक सरकार गवर्नमेंट के ही एक थे, उन्होंने बोला कि अनुज ऐसा चोट लग गया है, फलाना अस्पताल लेके जा रहे हैं। मैंने बोला कि भैया, उससे अच्छा है कि आप जो है मरीज को घर ले जाओ, सुला दो, आपका मरीज का सीटी स्कैन देखे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बताए कि हम वहां गए, हमको बोला एडमिट हो जाओ, 60,000 रुपए जमा कर दो। मरीज आए, एक दर्द की गोली और एक पेंटॉप लेके गए, घर पे जाके सो गए, ठीक है। कल भी बात किया मैंने बोला कैसे है, एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। वो अस्पताल जग जाहिर है कि अच्छा नहीं है, ठीक है, कई बार उससे रिलेटेड खबरें आ चुकी हैं इसमें, तो उसके बावजूद भी आप पैनिक में चले गए, राइट, क्योंकि आपने खुद को मेंटली उसके लिए तैयार नहीं है वो, ठीक है। तो आप हमेशा खुद को तैयार रखें कि मुझे अगर कोई अचानक से कोई बीमारी पड़ी तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये आप हमेशा अपने मन में तैयार रखें, उस अस्पताल का नंबर रखें, ठीक है। चाहे तो कभी भी आप सपोज कीजिए आप अगर धनबाद में रहते हैं, धनबाद के आपने 3 डॉक्टर का अच्छा नाम ले लिया, आप जाकर ऐसे ही कभी आप जाके वहां पे देख लीजिए क्या सुविधाएं क्या सुविधाएं नहीं। आप रांची आते हैं, आप 3 अस्पताल देख लीजिए क्या है कैसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि भाई हमको कुछ बीमारी पड़ी तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आप खुद को हमेशा उस इमरजेंसी के लिए तैयार रखिए, अदरवाइज इमरजेंसी में वही होगा कि आपको जो है वो एम्बुलेंस कहीं पहुंचा देगा, वो 30,000 40,000 50,000 रुपए जो है वो आपके नाहा की बर्बाद हो जाएगी। तो ये सैड रियलिटी है, बट ये है। और वही तरीका वही है कि सरकार थोड़ा और स्ट्रिंजेंट हो, और आप जीपीएस ट्रैकिंग के साथ साथ वीडियो और ऑडियो आप दोनों लगा दीजिए, ठीक है। और ताकि मरीज कल को कंप्लेन करे तो आप ऑडियो प्रूफ वीडियो प्रूफ उसको बोलिए कि भाई आपको जो है 1 महीने 3 महीने तक जो है आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा डेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर लगाम लगेगी, अदरवाइज इस पर बहुत मुश्किल लगाम लगेगा। सर मैं देखता हूँ जिसमें अगर कोई पेशेंट आ रहा है किसी डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए, सपोज वो गैस्ट्रो में आए या कैंसर विभाग में आता है दिखाने के लिए, तो मैं बहुत बार पेशेंट का मैं फाइल में देखा, चेक किया, तो पेशेंट को सपोज मैं बात करूँ कैंसर हो गया, पेशेंट को कैंसर हुआ, वो आया कैंसर के डॉक्टर पास दिखाना। जब मैं उसको फाइल देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे फिजिशियन, उससे पहले उसने फिजिशियन से दिखाया, गैस्ट्रो से दिखाया है, तो 6-7 डॉक्टर से दिखाया, 6-7 डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट कराया, उसका काफी पैसा वहां खत्म हो गया। जब वो मेन अपने डॉक्टर के पास आया तो उसके पास पैसे खत्म हो जाते, और
दिक्कत कहाँ आती है कि वो जो डॉक्टर जो पहले उनको देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम नहीं बताएंगे कि आपको इस पेट का प्रॉब्लम है, आप गैस्ट्रो के पास चले जाओ, कैंसर का ये सिम्टम्स आ रहा है, आप कैंसर के डॉक्टर पास जाओ। वो अपने हिसाब से वो घुमाते रहते हैं पेशेंट को। तो इस पे आप क्या बोलेंगे और ऐसा क्या सुझाव देंगे कि ताकि वो पेशेंट डायरेक्ट कोई भी इश्यू, अगर पेट का दिक्कत है सीधे गैस्ट्रो के पास जाएगा, छाती से रिलेटेड है वो सिर्फ छाती रोग विशेषज्ञ के पास जाए, और कैंसर या किसी भी डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट उस डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम ही चला। देखिए ये बहुत मुश्किल है करना, मतलब कि कई बार क्या होता है कि एक बड़ा ही सपोज कीजिए कि मैं एक पेशेंट हूँ और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पेट दर्द जो है ये 50 चीज का सिम्टम हो सकता है, ओके, कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है, ठीक है। तो एक बड़ा ही अच्छा हम लोग डेकोरम बोलते हैं वो था कि इफ यू डायग्नोज अ रेयर डिजीज यू आर रेयरली करेक्ट, ठीक है। तो आपके मन में जो पहला सवाल आता है वो पहला सवाल आता है कि भाई पेट दर्द है तो गैस की वजह से हो रहा होगा, तो आप जो है 3 दिन दवाई खाते हो, खुद से नहीं ठीक होता है तो फिर आप फिजिशियन के पास जाते हो, ठीक है। अभी भी हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट के नंबर कम है और मुझे अभी भी लगता है कि आधी सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत जो है थोड़ी बाद में ही पड़े तो अच्छा है। हमारा जो एमबीबीएस का करिकुलम है और जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का करिकुलम है उसकी ट्रेनिंग अगर बहुत अच्छे से हो तो आप इससे बच सकते हैं। क्या हो रहा है कि अगर सपोज कीजिए आपके गांव में तो आप गैस्ट्रो वाला नहीं है, आपके गांव में तो चेस्ट फिजिशियन नहीं है, आपके गांव में तो या तो क्वैक है, ठीक है, जिनका आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, या तो आपके शहर में एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब आपको एमडी मेडिसिन वगैरह भी मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर आपको एमबीबीएस ही मिलेंगे जिन्होंने कुछ फेलोशिप वगैरह किया हुआ। उनकी ट्रेनिंग अगर अच्छी है, वो अगर देख लें कि भाई ये सिम्टम है, ये बेसिक टेस्ट मैंने कराया और इस टेस्ट के आधार पर मुझे लगता है कि इसको रेफर करना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें मरीज से ज्यादा मरीज का दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है हमारे करिकुलम की। अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब यही है कि हम ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो सही समय में रेफर कर सके, ठीक है। ये दिस होल क्वेश्चन लाइज डाउन टू मेडिकल एजुकेशन। हमारा मेडिकल एजुकेशन पुअर है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है कि एक कई बार वो आप कॉमन एलिमेंट जो है वो जो पकड़ में आना चाहिए, कई बार होता है कि आप जो है आप मिसडायग्नोज कर देते हो, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो ही सकते हैं, ठीक है। वो मेरा स्पेशलिटी सर्जरी है। एवरी पेशेंट जो जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वो हो सकता है उसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ही कैन डाई, राइट। कुछ दिन पहले भी एक प्रोसीजर हम लोग कर रहे थे जिसमें एकदम अनयूजुअली हैवी ब्लीडिंग हुई, ठीक है। बहुत कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था जिसमें सामान्यतः वैसा ब्लीडिंग होता है, ठीक है। उस टाइम हुई, ठीक है। एक एबनॉर्मल वेसल था और जो कि पूरा कैल्सिफाइड था, हैवी ब्लीडिंग हुई। आफ्टर फ्यू डेज वी लॉस्ट द पेशेंट आल्सो, ठीक है। हालांकि पेशेंट्स को और भी बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत एजेड पेशेंट थे, लेकिन इसके बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन से आप भाग नहीं सकते। मैं अगर ये नहीं कह सकता हूं कि भाई ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। एक सर्जरी करना या मेडिकल फील्ड में कुछ एक डायग्नोसिस करना जो है वो एक रोड पर गाड़ी चलाने के जैसा है, ठीक है। आप कितना भी सावधान रहें, हो सकता है कि पीछे से एक ट्रक आके जो है आपको मार देगा, ठीक है। कई बार आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, राइट। तो कॉम्प्लिकेशंस एक अलग चीज है। कई बार हम डायग्नोसिस नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज है कि हमें ये डायग्नोसिस लगा, हमने उस लाइन पर ट्रीटमेंट कराया, लेकिन 3-4 महीना 5 महीना के बाद जो है वो डायग्नोसिस मेरा गलत साबित हो गया, ठीक है। कई बार हम लोग क्लिनिकल एक्यूमेंट पे जाते हैं कि क्लिनिकली मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। सारा कुछ जस्टिफाइड है, लेकिन सिर्फ पैसे बनाने के लिए मैं उसको दवाई लिखता रहूं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है फिर भी मैं जो है करूं, क्या हुआ, मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन हुआ, मुझे लगा मैं फंस गया हूं, मैंने क्या किया, जो नियमता होना चाहिए, मैंने ब्लीडिंग हुआ तो मैंने उसको दबा के रोकने की कोशिश की, जो मेरे सीनियर सर्जन्स थे उनको मैंने कॉल किया, वो इमीडिएटली आए, हमने जो ब्लड वर्ड अरेंज किया, जो भी है वो सारा आपको जो प्रोटोकॉल है, गलती होने पर भी जो प्रोटोकॉल, गलती मतलब कि कॉम्प्लिकेशन होने पर भी जो प्रोटोकॉल है
वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हर बार रिजल्ट सही ही आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कई बार आपने देखा होगा कि अस्पताल में एक डॉक्टर को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है, अस्पताल में ही वो सीपीआर देते हैं, वो डॉक्टर सर्वाइव नहीं करते, राइट। तो वो उसी तरह के कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकता है, आप मिसडायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वो लाइन पता होनी चाहिए कि ठीक है इस वो जो एसओपी है वो सही होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे इसको रेफर करना है तो आप रेफर कर दीजिए। आपको लग रहा था कि मैं इसको इलाज कर सकता हूँ, आपने इलाज करवाया 2 महीना तक, आपको लगा कि नहीं अब मुझे नहीं हो रहा है, आई शुड नो व्हेन टू रेफर, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। और ये मरीजों को भी समझने की जरूरत है कि मेडिकल फील्ड जो है वो बिल्कुल वो सीधी रेखा की तरह नहीं है, इसमें एनाटॉमी कई बार बहुत वेरी करता है, कई बार जो है वो वेसल का जो नॉर्मल पोजीशन है उससे नॉर्मल पोजीशन से वो हट के कहीं और वेसल आ जाता है, कई बार वो जो पोजीशन है जो नॉर्मल होना चाहिए वैसा ना हो के एबनॉर्मल लाई करता है, कई बार नॉर्मल प्रोसीजर भी कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट करते हैं, कई बार आपने कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं और कोई सामान जो है वो ठीक से काम नहीं किया, वो ड्रिल ठीक से नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो अगर मरीज भी एजुकेटेड रहते हैं, मरीज का भी एजुकेशन आप कर पा रहे हैं तो वो अच्छा है कि आपने मरीज को आप समझा के रखिए कि ये कॉम्प्लिकेशन है, और मरीजों को भी ये समझना होगा कि यहाँ पे 2+2 हमेशा 4 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो बहुत वेरी करता है, और वो इम्पोर्टेंट है कि आपको कब पता हो कि आपको इस मरीज को आगे रेफर करना है। सर इतने सारे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पेशेंट, बहुत बार पेशेंट आते हैं ओपीडी में डॉक्टर से बात करते हैं, तो एक डॉक्टर्स को अपने सामने वाले पेशेंट से क्या उम्मीद क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है क्योंकि इस पर अमूमन बात नहीं होती है कि डॉक्टर क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट से। पहली चीज है कि आप जब आ रहे हैं तो आप जो भी आपके सवाल हैं वो बेहतर है आप वो सवाल लिख कर लेकर आए, जो भी आपके मन में डाउट है वो आप खुल के पूछें। जैसा कि मैंने बताया कि 2+2 हमेशा यहाँ 4 नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ भी गारंटी जैसा नहीं रहता है, खास करके ये जो गंभीर रूप से मरीज रहते हैं एडमिट आईसीयू वगैरह में, वहाँ पे अक्सर आप देखिएगा कि उनका एक ही सवाल है कि मरीज कब तक ठीक हो जाएगा, कब तक ठीक है। ये प्रेडिक्ट कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है कि मैं बोल दूं कि ये मैं दवाई चला रहा हूं, सपोज कि कोई हेड इंजरी का पेशेंट है और न्यूरोसर्जन बोल दे कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, वो कह पाना बहुत मुश्किल है। दवाइयों का एक रोल है, आपका बॉडी उस दवाई से कैसा रिस्पॉन्स करता है वो एक अलग रोल है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गारंटी, ठीक है। इस बीमारी में ये इलाज होना चाहिए और वो हो रहा है, उतना सफिशिएंट है। उसके बाद वो मरीज कैसा रिस्पॉन्स करेगा वो समय की बात है। तो एक हमेशा वो एक डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है कि आप इस बात को समझें कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है, ठीक है। तीसरा चीज कि कई बार क्या होता है कि सपोज कि कोई मरीज एडमिट है, आज एक उनके अटेंडर आए मिलने के लिए, कल कोई और आता है, परसों कोई और आता है। अब डॉक्टर जो है वो डेली शुरू से बताता है कि ऐसा ऐसा है, एक टाइम को डॉक्टर झल्ला जाता है, और फिर से वो पूछेंगे कि नहीं सर ये तो अब ऐसे आए थे, तो वो बोले अरे कल ही तो आपको बताया, नहीं कल मेरे भाई आए थे। तो वो एक हमेशा रखिए कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, खास करके अगर कोई मरीज आपके एडमिट है तो 1 या 2 लोग हो जो रेगुलर से मिले और वो जाकर बाकी लोगों को सही तरीके से समझा दे, ठीक है, वो एक जरूरी है। तीसरा चीज है कि एक चीज मेरे आया दिमाग में आया तो मैं भूल गया, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वो एक ये 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मरीज से, ठीक है। ये सब चीजों का आप ध्यान रखें कि भाई आप जो है कॉम्प्लिकेशंस को समझें, आप कोई गारंटी को एक्सपेक्ट ना करें, आप जो लोग हैं वो कम लोग ही आके मिले और वो सारे समझें, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वस्थ रहें, सुरक्षित।